वेलकम स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम एक सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। और ये एग्जांपल मैंने इस किताब से लिया है। इस किताब का जो टाइटल है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है एंड इट इज रिटन बाय डॉक्टर एस.सी. मित्तल एंड डी.सी. अग्रवाल। कृष्णा प्रकाशन का ये बुक है, वहां से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। सो एग्जाम्पल इज if LMN vanish everywhere on a surface, then surface is a part of a plane. It means that अगर ये fundamental coefficients LMN अगर जीरो होते हैं किसी surface के ऊपर, तो वो surface definitely part of a plane होगा। So we know कि अगर हम कोई plane लेते हैं, अगर plane के ऊपर हम कोई भी नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ठीक है, कोई भी नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो वो डेफिनेटली दे नॉर्मल विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। बट हम मैथमेटिकली कैसे ये प्रूव करेंगे, इसको हम देखेंगे सबसे पहले। सो वी नो द सरफेस नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए प्लेन सरफेस आर पैरेलल, hence the surface normal n is constant for a plane. So you see, देखिए सबसे पहले हमें ये गिवन दिया है कि इट इज जीरो। एल बी एम बी और एन तीनों के तीनों जो फंडामेंटल कोएफिशिएंट है वो जीरो दिए है। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये ड्राइव किया था, एल इज नथिंग बट एल इज माइनस एन वन डॉट आर वन, ओके, एंड एम इज माइनस एन वन डॉट आर टू। इफ यू वांट टू सी, आई लेट यू नो हाउ डू वी कम आउट। आपने ये देखो, यहाँ पे हमने ड्राइव करा था, ठीक। सो L1 डॉट R1 इज इक्वल टू माइनस एल एंड N2 डॉट R1 इज इक्वल टू माइनस एल, और इसी तरह से N इज इक्वल टू N2 डॉट R2। तो यूजिंग दिस डेफिनेशंस ऑफ L, अदरवाइज L का डेफिनेशन होता है N डॉट R11, ओके। सो बाय यूजिंग दिस values of N, L and M, if we putting equal to 0, then what we get from this? We get N1 dot R1 equal to 0 and N1 dot R2 equal to 0, ठीक, and N2 dot R1 equal to 0 and N2 dot R2 equal to 0. So what we conclude from this equation 1 and 2? R1 dot R2 तो 0 हो नहीं सकते, ठीक। As R1 R2 not equal to 0, then what will happen? या तो N1 0 के बराबर होगा, ठीक, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लें, या तो N1 0 के बराबर होगा या N1 जो होगा वो परपेंडिकुलर टू R1, ठीक। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, या अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तब 0 हो रहा होगा, या N1 0 होगा, ठीक। सो यहाँ पे N1 जो है वो R1 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है और N1 का R2 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। इट मीन दैट N1 जो है आइदर इट इक्वल टू 0 और N1 जो होगा वो R2 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और R1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अगर ये R1 और R2 तो डेफिनेटली प्लेन, टेंजेंट प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अगर ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं और N1 जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, इनके साथ परपेंडिकुलर है, इट मीन दैट वो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, 90 डिग्री ऐसे बनाएगा इनके साथ, ठीक। दे आर लाइन इन प्लेन एंड दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। नहीं, आउट ऑफ द प्लेन जरूरी नहीं है, इट माइट बी लाइन है प्लेन, टेंजेंट प्लेन में भी लाई कर सकता है, बट दे इट विल बी परपेंडिकुलर। बट दोनों के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, R1 के साथ भी और R2 के साथ भी, तो डेफिनेटली इट विल बी
या तो वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो इट माइट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर ऑब्वियस अगर इस प्लेन पे लाई करता है तो या तो वो 90 R1 के साथ बनाएगा या R2 के साथ बनाएगा, दोनों के साथ नहीं बना सकता परपेंडिकुलर। गॉट माय पॉइंट? अगर ऐसे प्लेन पे लाई करता है N1 तो एक के साथ ही 90 बनाएगा ना, फिर R2 के साथ 90 नहीं बना सकता ये। ठीक, अगर R1 R2 के साथ दोनों के साथ 90 बना रहा है, दैट यहाँ पे ये डेफिनेटली आउट ऑफ द प्लेन। तो एन विल बी आउट ऑफ द प्लेन और बाहर की तरफ होगा या इनवर्ड होगा। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म ही है कि N1 जो होगा वो इस प्लेन में लाई करेगा। ठीक, अगर लाई करेगा तो फिर दोनों में से किसी एक के साथ ही 90 बनाएगा, दोनों के साथ 90 नहीं बना सकता। ठीक, तो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो N1 जो होगा वो N1 डेफिनेटली पैरेलल टू R1 क्रॉस R2 होगा। ठीक, सो अगर ये N1 क्रॉस R2 हो गया यहाँ पे। ठीक, एंड और ये R1 क्रॉस R2 जो होता है वो किसके बराबर आता है? अगर हम इस n की डेफिनेशन देखें तो n कैप इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो यहाँ से हम बात करें तो N1 कैप जो है दैट विल बी पैरेलल टू n कैप इनटू h। ठीक, सो इट इज, इसका मतलब ये हुआ, ये तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की तरह बिहेव करा। इट मीन दैट N1 जो है वो पैरेलल टू n कैप होगा। ठीक, और विच इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि N1 जो होता है वो N2 के साथ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, n डॉट N1 जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, और यहाँ पे हम पैरेलल बात ड्राइव आउट कर रहे हैं। इट मीन दैट ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक, so N1 is perpendicular to n, which is not true. So n is not because N1 is perpendicular to n. So it means that इक्वेशन 1 से हमने ये ड्राइव कर लिया कि N1 R1 और R2 के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब N1 ही 0 होना चाहिए। ठीक है, और N1 0 का मतलब है N1 का मतलब क्या है? N1 का मतलब है n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u, ये मतलब है N1 का। ठीक, सो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब n इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। ओके, सिमिलरली अगर इक्वेशन 2 से हम सारे पूरे एनालॉजिकली हम इस पूरे को इन्वेस्टिगेट करें तो अगेन वी गेट रिजल्ट n2 इक्वल टू 0। और n2 0 का मतलब हो गया कि n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v भी 0 आ रहा है। इट मीन दैट n इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। सो n ना तो u पे डिपेंड कर रहा है ना v पे डिपेंड कर रहा है। It means that n is constant vector at every point on of the surface, hence proved। So it means अभी हमने प्रूव कर दिया कि हर पॉइंट के ऊपर ये कांस्टेंट है। तो अगर हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वो सरफेस प्लेन ही होगा, और तो कभी हो और जगह कभी हो नहीं सकता। अगर ये सरफेस हमारा स्फेरिकल हो, एलिप्टिकल हो, तो आपका ये डेफिनेटली जो नॉर्मल होगा वो वेरी करेगा रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट पैरामीटर्स u and v। सो इन दैट केस अगर ये l और m अगर 0 है तो डेफिनेटली n कांस्टेंट आएगा, और n कांस्टेंट एवरी पॉइंट पे आएगा। इट मीन दैट विल बी द surface will be the part of the plane। So now come to the some new definitions। Next definition is angle between the parametric curves। Okay, तो पैरामीट्रिक कर्व्स की बात हमने पहले कर रखी है। पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होती हैं? यू कर्व या वी कर्व होते हैं, और इन कर्व्स के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है कि यू कर्व और वी कर्व के बीच में एंगल क्या हो। तो यू कर्व और वी कर्व के बीच में अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना है
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन कर्व्स का हमने टेंजेंट फाइंड आउट कर लेना होगा। इसका टेंजेंट ले लेंगे और इसका टेंजेंट ले लेंगे, ठीक। और इन दोनों के टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वही इन यू कर्व और वी कर्व के बीच में एंगल होगा, ठीक। सो डेफिनेटली यू कर्व का जो टेंजेंट होगा, यू कर्व का जो टेंजेंट होगा वो R1 होगा, और जो वी कर्व का जो टेंजेंट होगा दैट विल बी R2। ओके, सो R1 और R2 के बीच में जो एंगल होगा वही यू कर्व और वी कर्व के बीच में एंगल होगा, या एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक होगा। So since R1 and R2 are the tangent vector to the parametric curves, and so the parametric directions are given by R1 and R2. So omega मैंने एंगल ले लिया R1 और R2 के बीच में, ठीक है, we take it omega भी एंगल between these two. So cos of theta, yes, so cos of omega will be R1 dot R2 divided by R1 magnitude R2 magnitude. तो F R1 dot R2 F होता है, और R1 आएगा आपके पास अंडर रूट ई, और ये बनेगा अंडर रूट जी। सो वी कैन राइट लाइक दिस अंडर रूट ई जी। उसी तरह से साइन ऑफ ओमेगा विल बी R1 क्रॉस R2 और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 R2। सो R1 क्रॉस R2 हमारे पास, R1 क्रॉस R2 हमारे पास होता है H n कैप होता है। सो डेफिनेटली R1 क्रॉस R2 हमारे पास आ जाएगा n कैप H, और जैसे मैग्नीट्यूड लेंगे तो n1 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, सो इट इक्वल टू H, सो इट इज H ओवर दिस। सो अगर टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट ऑफ ओमेगा विल बी साइन ओमेगा ओवर कॉस ओमेगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, ये कट जाएगा, सो व्हाट वी गेट H ओवर F। सो दिस इज द एंगल बिटवीन parametric curves. So we need only H and F. H is nothing but it is magnitude of R1 cross R2, and F is R1 dot R2. If this omega is 90, then two parametric curves are orthogonal. दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, then we can say it is they are orthogonal. और ये अब डेफिनेटली अगर ये जीरो होगा, अब ये जीरो होगा, अगर ओमेगा जीरो होगा, तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, अगर 90 बनेगा तो डेफिनेटली यहां से हमारे पास बनेगा एच एफ इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 होता है अनडिफाइंड, यू कैन से 1/0। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट f into 1, so f is equal to 0, और f is equal to 0 means R1 dot R2 equal to 0. So R1 cross R1 dot R2 condition जो है वो orthogonality की बन जाएगी. So this condition is satisfied at all points the two system of parametric curves are said to be orthogonal. अगर ये सही condition सभी points के ऊपर hold करती है तो definitely, और हर point के ऊपर हम u curve और c find out कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सरफेस है तो आपको मैंने प्लॉट करके बताया था, इस तरह से हम यू कर्व्स बन जाएंगे और इसी तरह से हमारे वी कर्व्स बन जाएंगे। सो इट इज वेरी थिक। सो दिस इज द पॉइंट, इन पॉइंट्स के ऊपर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह से जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं उन सभी के ऊपर अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो वी कैन से कि these parametric curves are orthogonal. So now the next condition is to prove that f equal to 0 is a necessary and sufficient condition for the parametric curves on the surface to be orthogonal. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि f equal to 0 is necessary and sufficient condition for orthogonality. So we have tangent omega is equal to h over f, and omega is the angle between the parametric curves.
तो नेसेसरी कंडीशन हमने मान लिया कि दोनों के बीच में, पैरामीट्रिक कर्व्स के बीच में ऑर्थोगोनलिटी है, तो F0 आना चाहिए, और F0 है तो एंगल π/2 आना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल है तो ओमेगा विल बी π/2। तो डेफिनेटली इक्वेशन 1 से हमारे पास यहाँ पे 1/0 लिख सकते हैं आप, 1/0 इज इक्वल टू h/f। सो डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके F = 0। सो दिस इज द कंडीशन। और अगर हम कन्वर्स करेंगे, सो F = 0 लेंगे, तो F = 0 का मतलब हो गया कि हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट ओमेगा इज इक्वल टू h/f। तो जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो इज h/0, सो इट इज अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो डेफिनेटली ओमेगा पे ही है। सो फ्रॉम हियर, so omega is π/2, hence these parametric curves are orthogonal. So next is direction coefficients. This is very important. हम अगर वेक्टर्स की बात करें तो +2 क्लास में ही हम ये चीजें पढ़ते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स और डायरेक्शन रेशियोज की जब हम बात करते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि हमारे पास वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। सो ये 2, 3 एंड 4 जो होते हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। ओके, और अगर हम इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलना है तो ऑब्वियस है, एक कंडीशन होती है कि ये आपका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे दे विल बी डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं अगर यूनिट वेक्टर्स हो जाएं। ठीक, सो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो यू नो दिस कैसे बनाते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2² + 3² + 4² √i कैप, उसी तरह से 3 ऐसे करके अगर हम इसको बनाते हैं तो जो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये, इसकी मैग्नीट्यूड से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, वेक्टर को हमने उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया अगर, तो डेफिनेटली हमें हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। सो डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स भी कुछ very similar to this. So let's do the definition first. So first definition is what are the direction coefficients. So at a point P, so at a point P on a surface R of u comma v, there are independent vectors. ठीक, तो डेफिनेटली हमारे पास एक सरफेस है, इस तरह से हमारे पास एक सरफेस है। ठीक, और इस सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे और इसके ऊपर वेक्टर्स भी लाई करेंगे। और अगर इस सरफेस का नॉर्मल की बात करें सो n कैप होगा, और बाकी जो भी वेक्टर आएगा अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास r1 भी होगा, r2 भी होगा। तो r1 r2 तो डेफिनेटली टेंजेंट प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक, r1 r2 तो प्लेन पे लाई करेंगे, टेंजेंट प्लेन पे एट पॉइंट P, और ये आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, नॉर्मल है। सो कोई भी अगर हम इस प्लेन के ऊपर वेक्टर लेते हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो उस वेक्टर को हम दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड r1 r2 में लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया ए वेक्टर ले लिया, तो ए वेक्टर को हम कैसे लिख रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ r1 एंड r2 एंड n कैप। सो व्हाट वी डू, सो ये वाला जो पार्ट होगा ये इस वेक्टर का टेंजेंशियल पार्ट होगा। टेंजेंशियल मतलब जो टेंजेंट प्लेन के ऊपर लाई करेगी, और ये वाला जो पार्ट होगा वो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा जो आउट ऑफ द प्लेन। हर वेक्टर में सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ये वेक्टर ऐसे ऐसे कोई लाई करता है वेक्टर, मान लो ये वेक्टर जो है ये हो सकता है, जरूरी नहीं है इस टेंजेंट प्लेन पे हो या आउट ऑफ द प्लेन। अगर टेंजेंट प्लेन पे हुआ
अगर ए वेक्टर जो है हमारा, अगर हम इस तरह से ले रहे हैं इसको, लैम्डा r1 प्लस म्यू r2, अगर ये जो हम प्लेन ए वेक्टर ले रहे हैं, अगर ये टेंजेंट प्लेन पे होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक। और अगर ये नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक। और इन बिटवीन रहेगा, ना तो वो सरफेस के नॉर्मल है, ना ही वो टेंजेंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली उस वेक्टर के दोनों पार्ट्स होंगे, नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी। सो वी यू सी lambda r1 mu r2 is the tangential part of A, ठीक। और इसको हमने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, और कैपिटल टी फॉर टेंजेंट है ना, टेंजेंशियल पार्ट हो गया ये ए वेक्टर का। और ये जो लैम्डा और म्यू है ये कंपोनेंट होंगे ऑफ दिस टेंजेंशियल वेक्टर, और इन कंपोनेंट्स को हम इस तरह से ले सकते हैं लैम्डा कॉमा म्यू, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वी कैन टेक इट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो दैट विल बी ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता होगा, डॉट प्रोडक्ट ले लो इसी वेक्टर का 2 टाइम्स, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, या यू कैन से कि पहले हमने वेक्टर्स को दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर लो, या जो भी आपको ठीक लगता है आप उस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है इस नॉर्मल कंपोनेंट की। सो दिस n1 इज कॉल्ड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए, एंड इट इज, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ए के साथ n वेक्टर का ले लेंगे प्रोडक्ट, ठीक। तो अगर ए वेक्टर के साथ अगर हम n का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, n डॉट n हो जाएगा 1, सो n वेक्टर, और n डॉट r1 का 0 हो जाएगा, और n डॉट r2 भी 0 हो जाएगा, बिकॉज n जो होता है वो r1 और r2 के परपेंडिकुलर होता है। सो डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास इस तरह से हम इसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। सो इट मीन्स दैट इस ए वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, सो जब भी हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी, so it is convenient to use component of a unit vector e, तो it means that इस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे हम, जिसको हम e डिनोट कर रहे हैं, in the direction of a, the components are written like this, l comma m, and are called direction coefficients, thus we have, so अगर e स्क्वायर है तो ठीक है, e स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर हम किस में ले रहे हैं, यूनिट डायरेक्शन इन द टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो टेंजेंट प्लेन में ये लाई करेगा, और इसको हम इस टेंजेंट प्लेन से हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इससे ओनली इसका टेंजेंशियल पार्ट, ओके। सो डेफिनेटली द कंपोनेंट होंगे उसमें ओनली r1 एंड r2 ही, ठीक। सो l n into m, सो e हमने यहाँ पे ले लिया l r1 प्लस m r2, दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक। अगर ये डेफिनेटली यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 आएगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1, सो यहाँ से हमारे पास ई एल स्क्वायर प्लस 2 एफ एल एम जी एम स्क्वायर आएगा, एंड दिस इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स का डेफिनेशन हो गया। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स, ई एल स्क्वायर प्लस 2 एफ एल एम प्लस जी एम स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। जैसे हम ऑर्डिनरी +2 में पढ़ते थे कि आपके पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
इक्वल टू 1 आए तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स हम सरफेस के कंटेक्स्ट में इस तरह से बात करेंगे कि EL² प्लस 2FLM प्लस GM स्क्वेयर इक्वल टू 1 आएगा। तो हम जो E के जो कंपोनेंट हैं L और M, इनको हम डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, ठीक। सो नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ this direction coefficients. So let T be the tangential vector to the surface at point P. Suppose that unit, जब टेंजेंशियल वेक्टर बोल रहे हैं ना इसमें, तो डेफिनेटली उसमें फिर नॉर्मल कंपोनेंट भी है, ठीक। तो सपोज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया हमने E, और उसके कोएफिशिएंट अगर L एंड M है, आर द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर, E is equal to LR1 plus MR2, then L comma M termed as direction coefficients of the direction represented by T. तो T की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने जस्ट E लिया, उसकी डायरेक्शन में E हमने यूनिट वेक्टर लिया, तो उससे जस्ट हमें डायरेक्शन पता चलेगी, मैग्नीट्यूड पता T से ही चलेगा। सो to find the direction with the help of direction coefficients L and M, so that's why we talk L comma N are direction coefficients of the direction represented by T. The direction coefficients of the direction opposite to the direction whose components are L and M. अगर हम opposite direction में direction find out करनी हो तो definitely L और M के साथ हम माइनस लगा दें तो डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाए। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक टेंजेंट प्लेन बना लिया P के ऊपर, ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन है P के ऊपर। अब P के ऊपर इस टेंजेंट प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर और इस वेक्टर के अलोंग हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर्स लेंगे। इस वेक्टर के अलोंग E वेक्टर ले लेंगे और इस वेक्टर के हम ले लेंगे E डैश। तो जो एंगल E और E डैश के बीच में होगा वही एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में होगा, ठीक। अब ये वेक्टर डेफिनेटली अगर टेंजेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इनका नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक। सो टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस, tangential directions at a surface at point P, so let the direction coefficients of the two directions at P will be, इस E के कंपोनेंट्स ले लिए हमने L M और इस E डैश के ले लिए L डैश M डैश। तो डेफिनेटली E जो आएगा हमारे पास LR1 प्लस MR2 आएगा और E डैश आएगा L डैश R1 प्लस M डैश R2। अब एंगल फाइंड आउट करना है तो दिस इज वेरी कॉमन एक्सरसाइज, E डॉट E डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, सो R1 डॉट R1 E हो जाएगा, R1 डॉट R2 हमारे पास F बन जाएगा और एक R2 डॉट R1 बनेगा तो वो भी आपका F ही बनेगा, और R2 आपके पास R2 डॉट R2 आपका G बन जाएगा। सो वी गेट दिस वन, ठीक। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो साइन ऑफ थीटा विल बी E क्रॉस E डैश, मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस में हमें डायरेक्शन भी मिलती है साथ में, सो वी टेकिंग क्रॉस। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो R1 क्रॉस R1 तो 0 हो जाएगा, R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2 लिख दिए, फिर R2 क्रॉस R1, तो R2 क्रॉस R1 तो माइनस बना, डायरेक्शन R1 क्रॉस R2 करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, सो यहाँ पे बनेगा माइनस ML डैश दिस वन, सो इट इज R1 क्रॉस R2 और होल मैग्नीट्यूड, और R1 क्रॉस R2 का वैल्यू होगा हमारे पास n कैप H, और जैसे मॉड लेंगे सो दैट विल बी H,
सो डेफिनेटली इसकी वैल्यू, ये तो ये आपका कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट होंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और इनटू साथ में आएगा यहाँ पे सिंपली एच, ठीक। सो अगर हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करें तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये मॉड लगना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू एच इंटू एच, तो दोनों का हम यहाँ पे इस तरह से दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और इफ एंगल इज लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, देन cos थीटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और sin थीटा से भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, नो एनी बिग डील। नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक। सो डेफिनेटली अगर थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्शन आपको भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताई हमने, तो वही है, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर L और M आर द डायरेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ए डायरेक्शन ऑन द सरफेस, देन द numbers L or mu, L and mu which are proportional to L and M respectively are called direction ratios। अगर L जो है वो प्रोपोर्शनल है L के और mu जो है वो प्रोपोर्शनल है M के, तो हम इसको L और mu को बोलेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज, ठीक। सो ऑलवेज आगे जब हम बुक में यूज करेंगे तो लैम्डा और म्यू को हम डायरेक्शन रेशियोज यूज करेंगे, और जो एल और एम की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स की बात होगी, ठीक। कीप इन दिस माइंड, सो दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा वो हम चेक करते हैं, देखो। To find the relation between L and M and lambda and mu, so by the definition of proportionality, अगर ये proportional है तो यहाँ पे constant of proportionality C ले ली, ठीक। बात समझ आ गई। सो L upon lambda and M upon mu is equal to C, तो C is constant of proportionality ले लिया हमने। so we have to find this value of C, तो यहाँ पे ऑब्वियस है L हमारे पास C लैम्डा हो गया और M हमारे पास C म्यू आ गया, लेकिन हमें ये कंडीशन पता है डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स की, EL स्क्वायर प्लस 2F LM प्लस GM स्क्वायर वो 1 होता है। तो यहाँ से हम इस L और M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इससे हम यहाँ पे C फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये C हमने यहाँ पे C फाइंड आउट कर लिया, C इज इक्वल टू दिस, सो C स्क्वायर and C will be the under root of this quantity। तो L हमारा यहाँ पे ये आ गया, L is equal to C times lambda, और lambda तो एज इट इज रहेगा, C पे वैल्यू पुट कर देंगे, और M is equal to C mu and mu upon this। so it means that अगर हमें lambda म्यू गिवन दिए हो या हमने फाइंड आउट करने हो, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता होना चाहिए, या हमें ये चीज दी है तो हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो एल अगर डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन नंबर्स डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो दीज आर द रिलेशंस। सो एल एम को हम लिख सकते हैं लैम्डा ओवर सी, एंड यहाँ पे म्यू ओवर सी। तो C का तो आपका हमारा रिलेशन मिल गया है, 1 ओवर E लैम्डा स्क्वायर प्लस 2F लैम्डा म्यू प्लस G म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, इसी पुट कर देंगे, तो इससे इजिली हम डायरेक्शंस कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज की दें, ठीक। और अगर डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स पहले से दिए हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। वी नीड
डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट है तो इसमें देखो डायरेक्शन नंबर्स है, डायरेक्शन रेशियोज इन्वॉल्व है. ओके, सो फ्रॉम हियर you can see how to find there are two corollaries. अगर देखिए, अगर एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, if theta is 90 तो cos of theta 0 हो जाएगा, और cos of theta हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, the directions having directions coefficients L and M and L dash M dash are orthogonal and the condition for orthogonality is equal to this. तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइंड आउट करा रिलेशंस, यहाँ पे cos of 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनलिटी है कि नहीं. एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्शंस कोएफिशिएंट्स को हम इस रिलेशन में, जब हमें देखो सरफेस गिवन दिया होगा ना, तो हम ई एफ जी हमें गिवन हो जाएंगे, हम डायरेक्शंस फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, और डायरेक्शन अगर वेक्टर्स दिए होंगे तो डायरेक्शंस कोएफिशिएंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनसे, और फिर हम इनमें रिलेशन में पुट करके देखें. अगर इस रिलेशन, ये रिलेशन इक्वल टू 0 आता है तो वी कैन से कि वो जो डायरेक्शंस है वो आपस में ऑर्थोगोनल है. ठीक, और इसी रिलेशन को अगर इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज में लिखना हो तो जस्ट हम इसको रिप्लेस कर देंगे डायरेक्शंस रेशियोज से. तो L की जगह हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, M की जगह L डैश की जगह लैम्डा डैश हो जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन for orthogonality in terms of directions ratios. And one more very important this one, अगर R1 है, R1 को अगर हमने लिखना हो तो R1 को कैसे लिखेंगे, R1 को हम लिख सकते हैं R1 is equal to 1 times R1 plus 0 R2. ठीक, और R2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0 R1 वेक्टर प्लस 1 R2. तो ये भी एक वेक्टर्स हैं जो टेंजेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं. सो डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास लैम्डा हो गया 1 और म्यू हो गया 0, इसे हम कंपेयर करें. तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास लैम्डा हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे म्यू हो जाएगा हमारे पास 1. तो अगर हम इसको दिस इज ऑब्वियस है, दीज आर द टेंजेंट्स टू यू प्लेन एंड सी प्लेन, U curve and V curve. So the component R1 and R2 are components of R1 and R2 will be 1, 0 and 0, 1 respectively. That therefore these direction ratios are direction ratios for the parametric directions, U curve and V curve के लिए. So U V equal to C के लिए ये direction ratios हो गए, और U इज इक्वल टू सी कर्व के लिए ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए. सो अगर इन दोनों के बीच में हमने इनकी डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी हो तो देयर डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स हमने इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डायरेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे फर्स्ट केस में, और म्यू को 0 पुट कर देंगे. तो म्यू को 0, तो ये कब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा. तो सिंपली 1 ओवर अंडर रूट ऑफ ये है. और उसी तरह से दूसरा फाइंड आउट करेंगे तो म्यू 0 है तो डिनोमिनेटर में जो आपका यहाँ पे बनेगा, सो 0 अपॉन समथिंग इट्स 0, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा. उसी तरह से अगर हमने R2 के लिए फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो L0 हो जाएगा, और दूसरे 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी M जो हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ G आएगा. So that's all for today's lecture. Thank you for listening.